गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जीवाणुओं द्वारा होने वाली एक ऐसी संक्रामक बीमारी के संबंध में अध्ययन करेंगे जिससे प्रायः 3 से 5 वर्ष के बच्चे अधिक संक्रमित होते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि उससे नौजवान अथवा वृद्धजन संक्रमित नहीं होते हैं। एक कहावत कही जाती है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ज्यों ही हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती है, त्यों ही हम किसी न किसी पैथोजन अर्थात रोगाणु की चपेट में आ जाते हैं और किसी न किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल लुमिनस बायो क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए आज हम सभी लोग डिप्थीरिया, जिसे घटसर्व या रोहिणी रोग के नाम से भी जाना जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करें। डिप्थीरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु द्वारा होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, जिससे प्रायः 3 से 5 वर्ष के बच्चे अधिक संक्रमित होते हैं। वृद्धजन भी इससे संक्रमित होते हैं, क्योंकि बच्चों और वृद्धों में इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। बच्चों में उनके वक्ष भाग में पाई जाने वाली जो थाइमस ग्लैंड होती है, जिससे थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और यह थाइमोसिन हार्मोन ही बॉडी का एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम बनाता है, अर्थात उपादित प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से बचाता है। अर्थात यही इम्यून सिस्टम शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, और 5 वर्ष तक इन बच्चों में यह थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट नहीं रहती है। इसीलिए प्रायः 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से अधिक संक्रमित होते हैं, और 60 वर्ष के बाद यह थाइमस ग्लैंड इनएक्टिव होने लगती है। अतः वृद्धजन में भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए बच्चों और वृद्धजन को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। अब आइए हम लोग यह जानें कि जो यह डिप्थीरिया बीमारी कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु द्वारा होती है, इसका संक्रमण शरीर में किस प्रकार से होता है। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के खांसने अथवा छींकने से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। अतः डिप्थीरिया रोग से संक्रमित रोगी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यदि आप उसके संपर्क में आ ही जाते हैं तो फेस मास्क लगाना चाहिए, और रोगी की किसी वस्तु को आप छू देते हैं तो हाथों को फौरन सैनिटाइज कर लेना चाहिए, अथवा किसी साबुन से लगभग 20 सेकंड तक उसको धोना चाहिए। यह डिप्थीरिया रोग केवल प्रत्यक्ष रूप से नहीं फैलता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से भी फैल सकता है। जैसे यदि रोगी खांसता है और उसके शरीर से जो बलगम अर्थात म्यूकस निकलता है, जमीन पर कहीं थूकता है और उसके थूक पर मक्खियां बैठ जाती हैं, और वही मक्खी जाकर के फिर किसी खाद्य वस्तु पर बैठती है तो भोजन भी संक्रमित हो जाता है,
और इस प्रकार के संक्रमित भोजन अथवा रोगी के जूठे जल, उसके जूठे भोजन अथवा उसके बर्तन का यदि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति प्रयोग करता है तो वह भी डिप्थीरिया रोग से संक्रमित हो सकता है। अब आइए हम लोग यह जानें कि यह जो डिप्थीरिया रोग होता है इसके कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि जब कोई भी रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर प्रथम सिम्टम आने तक के बीच का जो समय होता है वह उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, उसका प्रतिरोध भवन काल कहलाता है। और इस पीरियड में वह रोगाणु शरीर में अपनी संख्या को बढ़ाता है, आप द्वारा ग्रहण किए गए पोषक पदार्थों का कुछ अंश वह ले लेता है अथवा शरीर में कुछ टॉक्सिक पदार्थ स्रावित करता है, जिससे शरीर की फिजियोलॉजी, शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है और व्यक्ति रोग की चपेट में आ जाता है और उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। डिप्थीरिया रोग के जो लक्षण आते हैं उसमें श्वास मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु श्वास मार्ग अर्थात ट्रेकिया, ब्रेंकाई, ब्रेंकियोल्स और नासापथ में आंतरिक सतह पर एक मटमैली अथवा भूरी सी लेयर बना लेता है, एक झिल्ली बना लेता है, जो कभी कभी इतनी मोटी हो जाती है कि श्वास मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। और श्वास मार्ग के अवरुद्ध हो जाने से सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वास मार्ग में सूजन हो जाने से श्वास मार्ग संकरा हो जाता है और श्वास लेते समय फेफड़ों तक वायु का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अतः रोगी को बहुत ही बलपूर्वक सांस खींचने पड़ती है। ऐसी स्थिति में रोगी अपने को बहुत ही व्याकुल और परेशान महसूस करता है। अब आइए हम लोग इस बात पर भी चर्चा कर लें कि तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद भी यदि आप डिप्थीरिया रोग से संक्रमित हो ही जाते हैं, अर्थात कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी के चपेट में आ ही जाते हैं, तो उस रोग के लक्षण आने के बाद आपको कौन कौन से रोकथाम और क्या क्या उपचार करने चाहिए। डिप्थीरिया रोग की रोकथाम और उपचार के लिए सर्वप्रथम रोगी का आइसोलेशन कर देना चाहिए। उसको घर में एक अलग कमरे में परिवारजनों से थोड़ा अलग कर देना चाहिए, उसका क्वारंटाइन कर देना चाहिए, ताकि परिवार के किसी और भी स्वस्थ सदस्य में यह बीमारी न फैले। रोगी को एंटीसीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और बेहतर तो यह होगा कि इस रोग के बचने के पर्याप्त उपाय व्यक्ति को पहले ही कर लेना चाहिए। अर्थात बच्चों को डीपीटी का वैक्सीनेशन अवश्य करवा देना चाहिए। डीपीटी का फुल फॉर्म है डी मीन्स डिप्थीरिया, पी मीन्स पर्टुसिस अर्थात कुकुर खांसी या जिसे काली खांसी कहते हैं, टी मीन्स टिटनेस अर्थात बच्चों को इस डीपीटी का वैक्सीनेशन अवश्य करवा देना चाहिए, ताकि उन बच्चों में इससे लड़ने की क्षमता पहले ही से स्ट्रांग रहे और यह बीमारी ना हो। इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण वीडियो के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।